नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि ऑपरेशन खत्म करके डॉक्टर ऐना वहां से निकल गई, लेकिन पीछे खड़े हुए डॉक्टर अभी भी सदमे में थे। मिस्टर बख्शी इस ऑपरेशन में अनाया की ओर से बाकी की सारी चीज देखने के लिए निकल जाते हैं। वह जैसे ही बाहर निकलते हैं, मिस्टर वर्मा का पोता आगे आया और उस न्यूरोसर्जन जिसने गलती की थी, उसके चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए गुस्से में बोला, तुम बेवकूफ डॉक्टर, तुमने आज मेरे दादू की जान खतरे में डाल ही दी थी। वह न्यूरोसर्जन जो पहले से जानता था कि उसकी गलती थी, वह सर झुकाकर माफी मांगते हुए बोला, माफ कीजिएगा, सच में यह मेरी गलती थी। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। लेकिन मिस्टर वर्मा का पोता तो शांत ही नहीं हो रहा था। बाकी के डॉक्टर भी जानते थे कि यह गलती बहुत बड़ी थी। हालांकि मिस्टर वर्मा के साथ कुछ हुआ नहीं था, इसीलिए बाकी और कोई कुछ बोल नहीं रहा था। वो न्यूरोसर्जन मिस्टर बख्शी की ओर देखकर परेशान आवाज में बोला, मिस्टर बख्शी, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर ऐना कहाँ पर है? मुझे उनसे बात करनी है। मुझे माफी मांगनी है। मेरी गलती की वजह से ऑपरेशन थिएटर में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। तभी कुछ और डॉक्टर भी आगे आते हुए बोले, हमें भी डॉक्टर ऐना से मिलना है और अपने कुछ सवालों के जवाब चाहिए। वह हर कोई मिस्टर बख्शी की चापलूसी करने लगा था। उन्हें बस डॉक्टर ऐना से मिलना था। अगर एक बार वह डॉक्टर ऐना से मिल लेंगे तो उनके डॉक्टरी करियर में 4 चांद लग जाए। ये सुनकर मिस्टर बख्शी भी गंभीर आवाज में बोले, वह तो निकल चुकी है ऑपरेशन करने बाद, अब मुझे भी कुछ काम है। इतना बोलकर वह भी निकल जाते हैं। जाते हुए वो डॉक्टर कुंभानी से बोले, आपको खुद की भावना पर अबू रखने की जरूरत है, इसीलिए आपका लाइसेंस राज किया जाता है। लेकिन आपने अपनी गलती मानी थी और आपके पास काफी नॉलेज है जो लोगों की जान बचाने को कमा सकता है। और अगर आप चाहे तो आप मेडिकल स्टूडेंट को प्रोफेसर बनकर पढ़ा सकते हैं। ऐसा सुझाव डॉक्टर ऐना का है। वही उनकी बात सुन सभी लोग डॉक्टर ऐना के डिसीजन पर प्राउड होने लगे। लेकिन मिस्टर बख्शी का पोता तो अभी भी गुस्से में था। अगर उसके पिता ने रोक नहीं होता तो वो अब तक उस डॉक्टर को पीट चुका होता। लेकिन मिस्टर वर्मा के बेटे को भी डॉक्टर ऐना का फैसला सही लगा, इसीलिए वो आगे कुछ नहीं बोले, बस गंभीर आवाज में बोले, आगे से तुम मेरे डेट के आसपास भी मत भटकना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सब सुन वो डॉक्टर भी डर गया। जिंदल विला में दूसरी ओर अनाया के नानाजी मोहन जिंदल काफी खुश थे और हर कोई हॉल में बैठा हुआ था। आज यहाँ पर मोहन जिंदल के बड़े भाई अमरेंद्र जिंदल आए हुए थे। हर कोई खुशी से उनका स्वागत कर रहा था। दरअसल कई साल पहले अमरेंद्र जिंदल भी मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे, लेकिन एक जंग के दौरान उनकी हालत खराब हो गई और उसके बाद उन्होंने मिलिट्री छोड़ दी। अब वह अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं और वह मुंबई में नहीं रहते, वह अपने होम टाउन में रहना पसंद करते हैं। मोहन जिंदल अपने बड़े भाई अमरेंद्र की काफी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए जब से उन्हें पता चला था कि वह कुछ वक्त के लिए जिंदल विला में रहने आ रहे हैं तो वह काफी खुश हो गए थे। थोड़ी ही देर में जिंदल जिला में चहल पहल होने लगी थी। हर कोई अमरेंद्र जिंदल से अच्छे से बातचीत कर रहे थे। अमरेंद्र जिंदल भी सबके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहे थे और हर किसी के रिस्पेक्ट कर रहे थे। तभी मोहन जिंदल मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा हुआ भैया आप आ गए, वैसे भी आप हर्षद की शादी में भी नहीं आए थे। ये सुनकर अमरेंद्र जिंदल मुस्कुराते हुए बोले, इसलिए तो आया हूँ ताकि मैं अपने पोते की बहू से मिल सकूं, और सुना है हमारी मैप भी वापस आ गई है। ये सुनकर हर कोई अनाया के बारे में सोचने लगा और खुश हो गया। वो कुछ याद करते हुए उसके बारे में बताने लगा। जिंदल विला का माहौल काफी अच्छा चल रहा था। तभी अमरेंद्र जिंदल बोल पड़े, अब ये तो बता दो, हमारे नातिन कहाँ है और हमारी पोता बहू कहाँ पर है? जब से आया हूँ तब से बस तुम ही लोग यहाँ पर दिख रहे हो। ये सुनकर ज्ञान जिंदल बोल पड़ा, दादाजी भाभी तो अपने ऑफिस के कुछ काम से बाहर गई है, वह तो शाम को ही आएगी। और प्रिंसेस तो पता नहीं कहाँ है, पिछली बार अपने ऑफिस के किसी काम से बाहर गई थी, उसके बाद वह वापस नहीं आई। मैंने फोन किया था, उसने कहा था 2-3 दिन में आ जाऊंगी। ये सुनकर तो अमरेंद्र जिंदल परेशान आवाज में बोले, ऐसे कैसे हमारे परिवार की बेटी बाहर घूम रही है, और अगर उसके साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो, और उसकी सेफ्टी का भी तो हमें ध्यान रखना है। हालांकि उनकी बात सभी को सही लगी, लेकिन थोड़ा सा बुरा भी लगा, क्योंकि वह अपनी नातिन अनाया के बारे में कुछ सुन नहीं सकते थे।
लेकिन अमरेंद्र जिंदल अपनी पृष्ठभूमि में रहते थे। उसकी वजह से उनकी सोच काफी रूठी वाली थी। उनके हिसाब से बेटे ही सर्वोच्च होते हैं। हालांकि वह बेटियों की वैल्यू नहीं करते थे, न ही उन्हें नीचे दिखाते थे, लेकिन वह बेटियों को सिर पर भी नहीं चढ़ाते थे। उनके यहाँ बेटियों का काम सिर्फ शिष्टाचार सीखना, घर बार संभालना सीखना और मर्दों की बातों को मानना ही है। उन्हें तो ये भी सुनकर अच्छा नहीं लगा था कि हर्षद जिंदल की बीवी बाहर काम करती है, लेकिन वह बीच में कुछ बोले नहीं। तभी अरुणा जिंदल अपनी बड़ी बहू आरती जिंदल से बोलो, आरती बेटा तुम जरा रेशमा बहू को फोन लगाओ और उसे जल्द से चलकर आने को कहो और अनाया को भी फोन कर देना ताकि वह घर वापस आ जाए। इतने दिन बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। हालांकि उनकी बात किसी को पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। आरती जिंदल भी उनकी बातों में हामी भरते हुए रिस्पेक्ट के साथ बोली, जी माशा ने अभी उन्हें बुलाती हूँ। इतना बोल वो अंदर किचन में खाने की तैयारी देखने के लिए और फोन करने के लिए वहां से चली जाती है। तभी हर्षद की बीवी रेशमा को अपनी सासू माँ का फोन आया। वह तुरंत ऑफिस से निकल गई। हालांकि फोन तो अनाया को भी गया था, लेकिन अनाया इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसा नहीं था कि वह जिंदल परिवार की रिस्पेक्ट नहीं करती थी, लेकिन एक जिंदगी गुलामी की तरह बिताने के बाद और अपने सौतेली बहन और माँ के इशारों पर नाचने के बाद अनाया अपने मन ही मन सोच रही थी। ज्यादातर वह किसी के ऑर्डर लेना पसंद नहीं करती थी। हालांकि वह किसी की बात को अनसुनी भी नहीं करती थी, लेकिन उससे पहले ही पता चल गया था कि जिंदल परिवार में कुछ तमाशा चल रहा है और अभी उसकी इच्छा नहीं थी उस तमाशा में हिस्सा लेने की, इसीलिए उसने कुछ ज्यादा रिस्पांस नहीं दिया। दूसरी ओर अभी तक अमरेंद्र जिंदल के वापस आने की खबर भवानी शेरगिल तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि सबसे हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल को अपनी बुआ के कारनामों के बारे में पता चला था और उसे पता चला था कि कहीं ना कहीं उनके परिवार में आने वाली हर मुसीबत की जड़ वही है। तब से ही उसने घर की सिक्योरिटी कुछ ज्यादा ही टाइट कर दी। यहाँ तक कि उसे जिन जिन नौकरों पर शक था या अभी जो भी गार्ड संदिग्ध थे, उन सबको ही नौकरी से निकाल दिया था। अब वहां पर सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जो दिल से भवानी शेरगिल के लिए काम करते थे। उनमें से एक थे घर के बटलर और दूसरी उसकी बीवी। लेकिन जब से उसके बेटे भैरव की मौत हुई थी, तब से ही उसकी वफादारी खत्म हो चुकी थी। वो देख चुके थे कि भवानी शेरगिल किसी की सगी नहीं है। इतने साल उसके साथ वफादारी निभाने के बाद, वह अपने बेटे की ऐसी हालत देखने के बाद, अब उनके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी और वह थी भवानी शेरगिल से बदला लेने की। दिल के किसी कोने में वह बहुत अच्छे से जानते थे कि उसके बेटे भैरव की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं भवानी ही है, क्योंकि उसने भवानी शेरगिल के आखिरी लफ्ज सुने थे। पहले ही उन दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी बदले की आग में झोंक दी और भवानी के लिए वफादारी निभाई थी। लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को किसी का गुलाम बनते हुए नहीं देखना चाहते होंगे। उन्होंने इतने साल इतनी खतरनाक और साजिश भरी जिंदगी जी और हर वक्त डर के साए में बिताया था। उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, वह थी अपने बेटे की अच्छी जिंदगी की कामना। इसीलिए उन्होंने हर वक्त जिंदल परिवार में खौफ का वक्त बिताया, कहीं वह पकड़े न जाए या कहीं उनका पर्दाफाश ना हो जाए। वह हर पल डरे डरे और सतर्क रहते थे, इसीलिए कि उनका बेटा भैरव बाहर एक अच्छी और लग्जरी भरी जिंदगी बिताए। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे की जिंदगी तो उनसे भी खराब और ज्यादा मुश्किल थी, भवानी ने उसे एक सर्वेंट से ज्यादा मौत का सौदागर बना दिया था और वह बहुत अच्छे से जानता थे कि ऐसी जिंदगी जीने के लिए उन्होंने कितनी कठिनाइयों सहन की होगी। तब से ही वह भवानी के खिलाफ जा चुके थे। इसीलिए अब जो भी जिंदल विला में होता था, उस बारे में भवानी शरीर को पता नहीं चलता था। क्या भवानी के धोखे की वजह से बटल देगा अनाया का साथ, और क्या नया तूफान आएगा इनकी जिंदगी में। मिलिट्री कैंपस में दूसरी ओर हर्षद जिंदल अपने ऑफिस में बैठकर अपने नए मिशन की तैयारी देख रहा था। यह मिशन कुछ ज्यादा ही रिस्की था, क्योंकि एक हाईटेक हथियारों का शॉप बॉर्डर से गुजरने वाला था और हर्षद जिंदल को उन लोगों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस पर काफी लोगों की नजरें गाड़ी हुई थी। ज्यादातर वह माफिया लोग ही थे जो हथियारों को पाना चाहते थे। सबसे ज्यादा खतरा तो उस शिप में रखे हुए कुछ लॉन्ग रेंज बम थे। अगर वह भी सतह वाली जगह पर पहुंच गए तो एक बड़ी तबाही ला सकता था, और यह खुफिया जानकारी कुछ दिन पहले ही हर्षद जिंदल को मिली थी। इसीलिए वह इस मिशन को अच्छे से एनालाइज कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसमें कुछ ऐसा है जो उनसे छुपा हुआ है।
इतनी बड़ी कंसाइनमेंट की खबर उन्हें इतनी आसानी से मिल गई। कुछ तो ऐसा था जो हर्षद जिंदल को अधूरा सा लग रहा था। इस बारे में वह मीटिंग कर रहे थे। आज यहाँ पर देश की मिलिट्री की सबसे तेज तरह टीम के अध्यक्ष बैठे हुए थे और मिलिट्री जनरल भी बैठे हुए थे। वह इसी बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आखिर में मिलिट्री जनरल ने कमान देते हुए पूछा, क्या किसी के पास इस बारे में कोई नया खुलासा है कि हमें कोई और जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली? बाकी सभी मिलिट्री ऑफिसर भी खामोश बैठे हुए थे। तभी एक ऑफिसर गंभीर आवाज में बोला, कमांडर, अगर हमें पहले से पता है कि इतना बड़ा हथियारों का कंसाइनमेंट बॉर्डर पर आने वाला है, तो हम इसमें देरी क्यों कर रहे हैं? हमें लोकेशन पहले से पता है, हम उन पर हवाई हमला करके रास्ते में ही उसे खत्म कर सकते हैं, तो इसमें इतनी बड़ी चिंता की बात क्या है? ये सुनकर हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो हर कोई उसे कंफ्यूजन से देखने लगा। मिलिट्री जनरल भी हर्षद जिंदल को देखते हुए बोले, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कमांडर हर्षद, आपने इतनी जल्दी यह मीटिंग क्यों बुलवाई? तो हर्षद जिंदल खड़ा हुआ और सामने स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखाते हुए गंभीर आवाज में बोला, ये वह कंसाइनमेंट है जिस बारे में हमें अब तक मालूम पड़ा है, जिसमें बहुत सारे हथियार और कई सारे बम हैं। यहाँ तक कि हमें इसकी एग्जिट लोकेशन भी पता है कि वह किस किस रूट से आने वाला है। इतना बोलकर वह कुछ मैप स्क्रीन पर दिखाते हैं और उसमें उसे कंसाइनमेंट की शिपिंग कंडीशन भी दिखती है। उसके साथ साथ वह गंभीर आवाज में सबकी ओर देखकर बोला, हमने जांच करवाई है। इस कंसाइनमेंट के साथ काफी सारी सिक्योरिटी भी है और इस कंसाइनमेंट को उतारने के भी काफी यूनिक तरीका इन लोगों ने अपनाया है। ये लोग इस कंसाइनमेंट को छोटे छोटे जहाज में शिफ्ट करने के बाद अलग अलग बंदरगाह पर उतरने वाले थे। ये सब कुछ सुनकर वहां बैठे हुए लोग और परेशान हो गए। वही आकाश जिंदल भी उससे मीटिंग में बैठा हुआ था। वह गंभीर आवाज में बोला, अगर इतनी खतरनाक सिचुएशन है तो हमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। एक और ऑफिसर बोला, सही बात है कमांडर हर्षद, हमें जल्द से जल्द उस जहाज को तबाह कर देना चाहिए। मिलिट्री हेड भी बोल पड़े कि सभी लोग सही कह रहे हैं, हमेशा एक बार बात नहीं करना चाहिए। तो हर्षद सब की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि यह कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो हर रह चलते के पास हो, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि आप लोगों को इसमें कुछ गड़बड़ नजर नहीं आती। तभी मिलिट्री ऑफिसर गंभीर आवाज में बोले, इसका कोई गड़बड़ नहीं है। दरअसल इस रेजिमेंट के मिलिट्री कमांडर का नाम मंजीत कुमार था और उनका बेटा अशोक कुमार, वह दोनों ही जिंदल ब्रदर को कुछ खास पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इन दोनों भाइयों का रैंक काफी ऊंचा था और मंजीत कुमार अपने बेटे को उसे ऊंचाइयों पर देखना चाहते थे। हालांकि उनका बेटा अशोक इस मीटिंग को अटेंड करने लायक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी डेट के पावर का इस्तेमाल करके हर जगह पहुंच जाया करता था। आज भी वह इस मीटिंग में मौजूद था। वह बस यहाँ पर हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल को नीचा दिखाने ही आया था। वैसे तो वह सबके सामने उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि मिलिट्री के अंदर हर्षद के चाचा और दादा की जो पहचान थी वह कुमार परिवार से बहुत ज्यादा ऊपर थी और वह लोग खुलेआम जिंदल परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इसीलिए वह ऐसे छोटे मोटे मिशन में वो उन्हें नीचे दिखाया करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही था। अपने पिता का साथ देते हुए अशोक कुमार भी बोल पड़ा, मिलिट्री जनरल कुमार सही कह रहे हैं। क्या तुम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन कमजोर है, जो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते हैं, जो तुम लोग इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही बेकार बता रहे हो? हर्षद जिंदल को समझ आ गया था कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन वह अपने देश की सुरक्षा के साथ कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वह गंभीर आवाज में बोला, मुझे अपने इन्फॉर्मेशन देने वाले सोर्स पर कोई शक नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी खुफिया जानकारी और इतनी सटीक तरह से हमें मिली हो। मुझे लगता है कि इन लोगों का प्लान कुछ और है, ये बस हमें यहाँ पर उलझा कर रखना चाहते हैं। वही उसकी बात सुनकर अशोक कुमार हंसते हुए बोला, सच में तुम लोग कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। इतनी काबिलियत तो हमारे पास भी है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत उसे समझ पाए, और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हमारे देश पर खतरा मंडरा रहा है और तुम यहाँ पर मीटिंग बुलाकर हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर हर्षद जिंदल की मुठिया कस गई। वहां पर बैठे हुए कुछ और लोग भी गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि उन सबको हर्षद जिंदल की काबिलियत बता थी।
तभी मिलिट्री कमांडर की गंभीर आवाज में बोले, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अगर तुम लोगों को यह मिशन नहीं करना तो ऑफिसर अशोक इस मिशन को करेंगे। मैं उन्हें 3 टिम देता हूँ, कल तक आप इस मिशन को अंजाम दे देना। इतना बोलकर वह खड़े हुए और गंभीर आवाज में बोले, यह मीटिंग यही खत्म होती है। इतना बोलकर वह वहां से चले गए। इस डिसीजन में उनका विश्वास था। ये काफी बड़ा आतंकी हमला था और अगर अशोक कुमार इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता तो मिलिट्री कैंपस में उसका नाम ऊंचा हो जाता और वह भी सीना चौड़ा करके हर किसी को बात बताते। उसके बेटे ने इतना बड़ा काम किया और हर तरफ उसके इज्जत बढ़ जाती। और वैसे भी यह मिशन इतना भी कठिन नहीं था। यहाँ पर इतना ज्यादा जान का खतरा भी नहीं था। यहाँ पर बस कुछ हवाई हमला करने के लिए एयरक्राफ्ट पिस्टल प्लेन की जरूरत थी। कुछ ही मिनट में यह मीटिंग खत्म हो गई। ऊपर से मंजीत कुमार ने अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही टीम दे दी थी, तो यह मिशन फेल होने का सवाल ही नहीं उठाता। वही कमरे के अंदर ऑफिसर अशोक की घमंड भरी आवाज में हर्षद जिंदल को देखते हुए बोला, कमांडर हर्षद, लगता है इस बार आप गलत हो। इस बार बाजी मेरे पक्ष में है। आप बस देखते जाए। मैं बस चुटकियों में यह मिशन खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा और आप यहीं पर रह जाएंगे और आपके गलत डिसीजन की वजह से आपकी इमेज पर बात भी आ जाएगा। लगता है जिंदल परिवार में अब वो बात नहीं रही। इतना बोलकर वो मजाकिया मुस्कान देते हुए वहां से बाहर चला गया। क्या जिंदल परिवार इस इंसल्ट का बदला लेगी? और क्या हर्षद का शक सही थी? क्या इसके बाद हर्षद की पोजीशन पर कोई खतरा आएगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि मिलिट्री कैंपस में एक खुफिया मीटिंग होती है जिसमें हर्षद जिंदल की इंसल्ट की जाती है और अशोक कुमार दोनों भाई को नीचा दिखाकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही आकाश जिंदल गुस्से में अपनी मुठिया मेज पर मारते हुए बोला, इन लोगों का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ये लोग अपने लिए देश की सुरक्षा को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इन लोगों ने तो आपकी पूरी बात सुनी ही नहीं भाई। हर्षद भी उनके ऐसे बिहेवियर से थोड़ा नाखुश था, लेकिन जिस एरिया में ये प्रॉब्लम हुई थी वह एरिया कमांडर कुमार के अंदर आता था, इसीलिए यह मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, वरना ये लोग साथ में काम नहीं करते थे। और बॉर्डर की सुरक्षा देखने के लिए आकाश भी यहाँ पर मौजूद था, वरना इन लोगों का सामना कुमार परिवार से कभी होता था। वैसे भी हर्षद और आकाश दोनों ही हायर रैंक पर थे और उन्हें मिस्टर कुमार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। तभी वहां बैठे हुए 2 ऑफिसर भी मंजीत कुमार के फैसले से नाखुश थे। उनमें से एक ऑफिसर बोला, इस बार कमांडर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हैं। ये देश की सुरक्षा का मामला है और इतना गंभीर मामले को सीरियसली नहीं लेंगे। बस ऐसे ही उन्होंने ऑर्डर्स दे दी है और निकल गए। उन्हें कमांडर हर्षद जो कह रहे थे वह नहीं सुनना चाहिए था। दूसरे कमांडो की उनकी बातों में हामी भी रहे थे। वो इसी तरह की थोड़ी देर बातें करते हैं और कुछ डिस्कशन के बाद वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए कार में आकाश जिंदल परेशान आवाज में बोला, भाई आपको उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। वो कुछ ज्यादा ही घमंडी बन रही है। आपको इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। ये सुन हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, यह इतनी बड़ी बात नहीं है। अभी सबसे बड़ी परेशानी है कि जो खतरा हमारे देश पर आने वाला है, इस बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। हमें अभी भी कुछ छानबीन करने की जरूरत है। इसी तरह की बातें करते हुए वो घर पहुंच गए। जिंदल विला का माहौल आज भी काफी अलग था। अब तक रेशमा जिंदल घर आ चुकी थी और वो उनके बड़े ससुर की सेवा कर रही थी। हालांकि रेशमा को इतना खास खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वह उनकी फरमाइश पर खाना बनाकर उन्हें सर्व कर रही थी। दिन के वक्त पर हर कोई घर पर बैठा हुआ था और डिनर कर रहा था। वहां का माहौल काफी अच्छा था। यूजुअली हमेशा ही देरी से आने वाले आकाश और हर्षद भी आ चुके थे, लेकिन बस यहाँ पर अनाया नहीं थी। अनाया को अभी भी घर आता ना देखकर बाकी के परिवार वाले चिंतित थे। हालांकि हर्षद और आकाश को अनाया की असली पहचान के बारे में पता था। उसे पता था कि उनकी बहन कोई कमजोर मामूली लड़की नहीं है। वह तो बस अपनी बहन को याद कर रहे थे। उन्हें उसकी चिंता इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अमरेंद्र जिंदल से रहा नहीं गया, तो वह गुस्से में बोले, मोहन तुमने तो कहा था कि हमारी बातीन घर आ चुकी है। मैं आया हूँ तब से तो मैं उसके बारे में सिर्फ सुना ही है, उसे देखा नहीं है। वह कब तक घर आएगी? यहाँ तक कि तुम्हारी वो मुंह बोली बेटी भवानी भी आकर हमसे मिलकर चली गई। बस हमारे असली नागिन की घर नहीं आई। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह भवानी शेरगिल को कुछ खास पसंद नहीं करते।
हालांकि दिन के वक्त भवानी शेरगिल मेंशन आई थी और उनके साथ साथ उनकी बेटी सारा भी आई थी अमरेंद्र जिंदल को मक्खन लगाने के लिए। आज सहारा खुद को संस्कारी दिखने के लिए ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर आई थी। हालांकि उसके कपड़े सिर नाम के ट्रेडिशनल थे, क्योंकि उन कपड़ों ने भी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे उसकी क्लीवेज, पीछे से कमर तक डीप नेक। उनका इतना सब दिखावा करने के बाद भी अमरेंद्र जिंदल ने उन्हें ज्यादा चेहरा नहीं दिया और दो टुक जवाब देकर चुप करवा दिया। वो दोनों गुस्से का घुट पीकर वहां बैठी रही और थोड़ी देर बातें करने के बाद चली गई। लेकिन अभी परेशानी थी अनाया की। अभी कोई कुछ बोलता उससे पहले ही मोहन जिंदल बोल पड़े, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, वह बिल्कुल सही सलामत है। उसका अपने भी बिजनेस है और वह इतने साल हमसे दूर रही है। उसकी आदत नहीं लगी वापस घर आने की और इस तरह से हमारे साथ रहने की। हम उसे फोर्स भी नहीं कर सकते। अगर हमने फोर्स किया तो कहीं वह हमसे नाराज ना हो जाए। वही उनकी बात सुनकर अमरेंद्र जिंदल आंखें छोटी करते हुए बोले, इसमें जबरदस्ती करने की क्या बात है? वह इस खानदान की नातिन है। उसे जिंदल खानदान के रुतबे का एहसास होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वह कोई ऐसे ही छोटे मोटे परिवार की बेटी नहीं है। उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि घर की बहू बेटियां इतने वक्त तक बाहर नहीं रहती, और अगर नहीं पता तो उसे पर थोड़ी शक्ति लागू करो। बेटियों को इतनी छूट देना अच्छी बात नहीं है। भले ही तो उसे लड़ाया गया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिगेल बन जाए। वैसे भी इतने साल वह घर से बाहर रही है, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ सही होगी और उसके आसपास के लोग कैसे होंगे जो वह इतनी बागी बन गई है। तुमसे कुछ नहीं होगा, अब मैं ही उसमें लगाम कस दूंगा। बच्चों को थोड़ी शक्ति दिखाना जरूरी होता है, उसके अच्छे भविष्य के लिए ही होता है। मैं उसे अच्छा सबका सिखाऊंगा कि जिंदल परिवार ने कैसे रहा जाता है। वहीं उनकी बात जिंदल परिवार के बाकी के लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन अरुणा जिंदल की सोच भी ऐसी ही थी कि बच्चे थोड़े काबू में रहने चाहिए। खास करके उन्हें लगता था कि अनया का भवानी और उसके परिवार के साथ ठंडा बिहेव सही नहीं था। हालांकि वह बच्चों को एक समान प्यार करती थी, लेकिन अनाया उनकी कोई खास रिस्पेक्ट नहीं करती थी और उन्हें ये बात दुखी कर दे रही थी। उन्हें लगता था कि यह सारी चीज जो रही है और यह सारा बिहेवियर उसका बाहर के लोगों की वजह से ही है। इसीलिए वह भी चाहती थी कि अनाया अब घर पर रहे ताकि उसके अंदर थोड़ा सा सुधार आ जाए। लेकिन बाकी के लोग अनाया के लिए जीते थे। अनाया खुले विचारों की और हमेशा आज़ाद रहने वाली लड़की थी और सबको पता था कि अनाया को कोई पसंद नहीं आएगा, और अगर अनाया उनसे नाराज हो गई तो वह लोग क्या करेंगे। सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान था तो वो थे आकाश जिंदल और हर्षद जिंदल। वह मन ही मन अपने ख्यालों में खो गए कि कैसे उनके यह अमरेंद्र दादाजी अनाया को डांट रहे होंगे और अनाया सिर झुकाकर सब कुछ सुन रही होगी। लेकिन सच बिल्कुल उससे उलट होगा और अपने गुस्से को काबू कर रही होगी और अपने मुखिया कस के अमरेंद्र जिंदल को पीटने से रोक रही होगी। यह नज़ारा याद करते ही उन दोनों के चेहरे पर रंग उठ गए। वह बहुत अच्छे से जानते थे कि अनाया को डिसिप्लिन में लाने का मतलब है महान लीजेंडरी डॉक्टर एंस को काबू में करना, और भला दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो उसे काबू में कर सके। उससे भी ऊपर उसकी वह क्यूट सी बीवी का वह डेंजरस डेविल हब्बी। अभी अगर हर्षवर्धन को उसके लिए दादाजी का खुराफाती दिमाग में चल रही उपज के बारे में पता चल गया तो पता नहीं हर्षवर्धन उसके इस अमरेंद्र दादाजी के क्या हाल करेंगे। क्योंकि इन दोनों ने ही बहुत अच्छे से देखा था कि हर्षवर्धन उनकी बहन के लिए पागल था। हर्षवर्धन का जुनून थी, अनाया उसकी मोहब्बत थी। वह तो उसे इस कदर बिगाड़ कर रखता था कि वह उसके लिए किसी सर्वेंट की तरह काम करता था। उसे हमेशा गोद में रखकर उसकी हर बात मानता था, यहाँ तक कि उसकी छोटी मोटी ऐसी जीत जिसका कोई अस्तित्व नहीं था वह उससे भी पूरी करने की कोशिश करता था ताकि अनाया खुश रहे। और उसके यह अमरेंद्र दादाजी उसकी बीवी पर हुक्म चलाने की बातें सोच रहे थे और उस पर काबू करने की बातें कर रहे थे। यही सोचकर उन दोनों के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह नहीं चाहता था कि खामखा उनके परिवार में कोई एक नई मुसीबत आ जाए, और सबसे बड़ी मुसीबत तो अमरेंद्र दादाजी पर आ जाएगी। इसलिए वह दोनों एक साथ बोला, बिल्कुल नहीं दादाजी। उन दोनों का ऐसा रिएक्शन देखकर पूरे परिवार वाले उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। कुछ की आंखों में सवाल था तो कुछ उसे गुस्से से देख रहे थे तो कुछ उनसे पूछना चाहते थे कि बात क्या है। और उनमें से एक चेहरा ऐसा भी था
जो उन दोनों की ऐसे बिहेवियर की वजह जान गए थे। ये थी रेशमा, जो खड़े खड़े उन दोनों की तरह सोच रही थी कि लेजेंडरी बॉस को काबू में करने की बात ये लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई छोटी मोटी बात हो। क्या अनाया पर कोई नज़र रख पाएगा, और क्या अमरेंद्र जिंदल अनाया को छुड़ा पाएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।